Example 1.5. A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B is held by an insulating handle, is brought close to A such that the distance between their centers is 10 centimeter as shown in figure 1.7a. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई अपन ने एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर लिया ए, उसको नायलॉन के थ्रेड से बांध दिया, और एक दूसरा मेटेलिक स्फीयर ले लिया बी, वो भी चार्ज था। चार्ज का वैल्यू जरूरी नहीं है ए के चार्ज के बराबर हो, आप देख सकते हैं 4 प्लस बना रखे 2 प्लस, मतलब इसका मतलब नहीं 4:2 का रेशियो, बट डिफरेंट चार्जेस है। और इनको ऐसे रखा कि इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। The resulting repulsion of A is noted, for example by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen. तो डिफ्लेक्शन को इन्होंने मेजर कर लिया कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ जब रिपल्शन हुआ, और उसको मेजर करने का तरीका ये भी हो सकता है कि सामने से लाइट डाल दीजिए इधर से, और देखिए पहले शेडो कहाँ गिर रही है, बहुत छोटा सा है ये, और जब डिफ्लेक्ट होगा तो देख सकते हैं आप शेडो कहाँ गिरी है, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है। Spheres A and B are touched by uncharged spheres C and D respectively as shown in figure 1.7b. C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5 cm between their centers as shown in figure 1.7c. तो फिगर बी में तो क्या दिखाया कि ए को जो है ठीक वैसे ही स्फीयर से टच कर दिया जैसा ए खुद था, और बी को भी बिल्कुल उसके जैसे एक और स्फीयर डी से टच कर दिया। अब सी और डी को हटा दिया और ए और बी को पहले जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे थे उनको 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेके आ गए। What is expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Spheres A and C and spheres B and D have identical sizes. Ignore the size of A and B in comparison to the separation between their centers. तो ये पूछ रहे कि कूलम्स लॉ यदि लगाए अपन तो A का एक्सपेक्टेड रिपल्शन अब क्या होगा, ठीक है। और A और C सेम साइज के हैं, B और D सेम साइज के हैं, और A और B की जो साइज है वो उनके सेपरेशन के मुकाबले बहुत छोटी है, मतलब कि एसेंशियली पॉइंट चार्ज मानने को कह रखा। ये तो कूलम लॉ लगाओगे कैसे? तो हियर इज द सॉल्यूशन। लेट द ओरिजिनल चार्ज ऑन ए बी क्यू एंड दैट ऑन बी बी क्यू डैश। जैसा मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है सेम हो, तो अलग अलग चार्ज है। ए पे क्यू था, बी पे क्यू डैश था। ओरिजिनल का मतलब जब सी और डी से टच नहीं किया था। एट अ डिस्टेंस आर बिटवीन देयर सेंटर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच इज गिवन बाय। जब इनके बीच की दूरी आर है तो इनके बीच का फोर्स का ये फॉर्मूला लग जाएगा 1/4πε0 क्यू डैश 1/4πε/r²। नेगेटिव द साइजेस ऑफ द स्फीयर ए एंड बी इन कंपैरिजन टू आर, वो हमने पहले ही बता दिया था, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। व्हेन एन आइडेंटिकल बट अनचार्ज्ड स्फीयर सी टचेज ए, ये ए इससे एक बिल्कुल ए के जैसा ही आइडेंटिकल स्फीयर सी से टच कराया, the charge redistributes on A and C by symmetry. Each spheres carry a charge Q by 2. यदि A पे Q चार्ज था और उसको अपन ने C से टच कर दिया तो आधा आधा चला जाएगा बाय सिमेट्री, साइज भी सेम है, सब कुछ एक जैसा है। Similarly, after D touches B, the redistributed charge on each is Q dash by 2. सेम बात B के लिए भी, B जिस पे पहले Q प्राइम चार्ज था, इसको प्राइम भी बोल देते कभी कभी, तो B और D को टच किया तो ऑब्वियसली अगेन बाय लॉजिक ऑफ सिमेट्री आधा आधा रह जाएगा। नाउ इफ द सेपरेशन बिटवीन A एंड B इज हाफ्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच इज। अब नया फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं Q की जगह रखेंगे Q बाय 2, Q डैश की जगह रखेंगे Q डैश बाय 2, क्योंकि B और A के ऊपर चार्ज आधे आधे हो गए, और दूरी पहले जो थी उसके मुकाबले आधी हो गई, तो R/2 का स्क्वायर रख दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व किया
तो आप देख सकते हैं कि बाय कूलम्स लॉ thus the electrostatic force on A due to B remains unaltered। कि बाय कूलम्स लॉ आप देख सकते हैं ए और बी के बीच का फोर्स वही आ रहा है जो कि पहले आ